प्रतिरोध में परिवर्तन टॉपिक का नाम है, 2 बातें समझाना इसलिए जरूरी था, इनके बिना आगे कहानी संभव नहीं है। मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ। हमने लिखवाया जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई कैसे होता है, अगर लंबाई चालक तार की ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। दूसरी बात तो हमने लिखवाई है कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल की कैसा होता है, यानी अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। ठीक है, एक आपका चालक जो हो गया और सुनना, और इतनी ही लंबाई का मैंने बनाया है, बस थोड़ा इसका एरिया मैंने ज़्यादा रख दिया, थोड़ा मैंने एरिया ज़्यादा। अगर हम तुमसे ये कहें कि प्रवेश करो तो इसमें प्रवेश करके बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, और इसमें प्रवेश बड़े आसानी से कर जाएंगे, बाहर भी निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें रुकावट क्या होती है, कम, क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो इसका जब क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बाधा कम की ज़्यादा, बाधा कम भाई, तो रेसिस्टेंट क्या हुआ, यहाँ से बात क्या हो जाती है कि रेसिस्टेंट होता है वो क्षेत्रफल की कैसा होता है, कुर्बान का। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेसिस्टेंट कम होगा, क्षेत्रफल इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंट डिक्रीज, उल्टा संबंध होता है। और लंबाई भी क्या होता है, एक चालक तार ले लिया उतनी लंबाई के लिया, और एक हमने उतनी क्षेत्रफल का लिया लंबा बना दिया, तो बाधा किसमें ज़्यादा होगी, बड़े वाले ज़्यादा होगी ना। यानी इसकी लंबाई अगर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंट भी ज़्यादा होगा, अगर इसकी लंबाई क्या है, कम है, तो रेसिस्टेंट भी क्या होगा, जो कम होगा। प्रतिरोध के बारे में कल पूरा डिस्कस कर चुके हैं, बोल लो क्या परिभाषा है, क्या मात्रा है, क्या व्यवस्था है। अब यदि समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, बोलो क्या मिलता है, समीकरण 1 और 2 कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा आर अनुक्रमानुपाती एल बटे ए। जी अनुक्रमानुपाती का स्थान हटाने कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो आर बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर बराबर हो एल अपॉन ए। यहाँ पे रू क्या है हमारे डियर, रू है प्रतिरोध, इस पैसिफिक रेसिस्टेंस होता क्या है, मैं आपको समझाऊं। देखिए, एक जे भी मान लो लोहे का तार है और जे भी मान लो लोहे का तार है, कॉपर का मान लो, एल्यूमिनियम का मान लो। तो अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो इसका प्रतिरोध कम, इसका प्रतिरोध ज़्यादा। और अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध के लिए तो इसके लिए भी रो का मान वही रहेगा जितना इसके लिए। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ पर डिपेंड करता है, पदार्थ वही है, लोहा है, अगर 10-50 तार है लोहा के तो प्रतिरोध तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके स्पेसिफिक रेसिस्टेंट नहीं बदलेगा जब तक पदार्थ न बदला जाए। लंबाई कोई मतलब नहीं करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। पदार्थ लोहे का है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इस बात पर डिपेंड करता है। इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि चौड़ा है, मोटा है, पतला है, इस बात पर डिपेंड करता है प्रतिरोध, ऐसी विशिष्ट प्रतिरोध। लोहे के 100 तार हैं, 100 तार बहुत मोटे हैं, पतले हैं, लेकिन उनकी रो का मान समान रहेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही, इतना आप नोट कर लो। यहाँ पर आर बराबर क्या आया, बोलो आर बराबर, बोलो भाई क्या आया, आर बराबर आया आपका रू एल अपॉन, इन जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई भी डिपेंड कर रहा है और क्षेत्रफल भी डिपेंड कर रहा है। तो पहली कंडीशन मुझे समझनी है, प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा चालक तार की लंबाई को नियत मान। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बहुत समझ, लंबाई को नियत मान लिया मैंने, लंबाई को नियत मानने का मतलब हुआ 2 तार लिए मैंने, 2 तार लिए, एक तार देखो आपका जे, मान लो एल ही लंबाई का है, और दूसरा तार हमने जे लिया, जे भी मान लो एल लंबाई का, बस क्या है क्षेत्रफल इसका आगे पीछे, इसका क्षेत्रफल कुछ है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा ना। देखो भाई ये तार मोटा है, लेकिन कांस्टेंट कौन सी चीज़ रखी है बताओ, लंबाई, लंबाई उतनी रखी। अगर इसका मान लो प्रतिरोध 4 है तो इसका कितना होगा, ये बात की व्याख्या करनी। ठीक है, तो लंबाई को नियत मान के चल रहे हैं, तो लंबाई नियत होती है और क्षेत्रफल आपका परिवर्तित होता है, क्षेत्रफल आपका वेरिएबल होता है, क्षेत्रफल कम ज़्यादा होता है, तो उसमें रेसिस्टेंट करना होता है। पहली क्या है, तो लंबाई को हमने क्या मान लिया। इस वाले सूत्र में आइए, इस वाले में बताओ, रो तो मैंने बताया ना, रो तो कांस्टेंट होता है, चालक जो तार है उसका पदार्थ तो बदला नहीं मैंने। अगर जे लोहे का तो जे भी लोहे का, इसलिए जे ऑलरेडी कांस्टेंट है, और एल को हमने और कांस्टेंट मान लिया। जब हमने एल को और कांस्टेंट मान लिया तो जे वाला कांस्टेंट और जे वाला कांस्टेंट हटाओ, जे वाला कांस्टेंट और जे वाला कांस्टेंट हटाओ तो निशान किसका आता है, अनुक्रमानुपाती का स्थान हटाओ तो कांस्टेंट का होता है, और कांस्टेंट हटाओ तो अनुक्रमानुपाती होता है। कहानी समझ मेरी, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट था ही आपका, ये कांस्टेंट हमने मान लिया, तो कांस्टेंट को हम हटेंगे तो क्या अनुक्रमानुपाती का। यहाँ से फार्मूला बनेगा, यहाँ से सूत्र बन के निकले, गौर सुनना। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा आपका R1 बटे R2 बराबर, बोलो या A1 बटे A2 बनेगा, बोलो भाई R1 बटे R2 बराबर क्या A1 बटे A2 बनेगा, नहीं बनेगा। अनुक्रमानुपाती उल्टा होता है, R1 के सामने A2 लिखा जाएगा और R2 के सामने A1 लिखा जाएगा, जब अनुक्रमानुपाती वाला साइड है। ठीक, तो ये आपका फार्मूला क्या होता है, गलत है।
ये वाला फार्मूला बनेगा, कैसा बनेगा देखना पड़ती है, R1 बटे R2 बराबर, बोलो क्या बनेगा, A2 बटे A1। ये अनुक्रमानुपाती में आपको याद रखना है, कोई भी मान लो क्षेत्रफल ना होता और कुछ चीज होती, इसको ड्राइव करके हम बता रहे हैं, ठीक है। सुनिए, नोट नहीं करना, लेकिन इसको कैसे निकालते हैं। R हो गया, यही देख लो भाई, R बराबर हो गया रो L अपॉन B। कौन सी नियत मानी हमने, L को नियत माना। तो पहले वाले तार का R1 मान लिया, ठीक है, रो और L में छेड़खानी नहीं करनी, चूंकि दोनों के लिए बराबर रहेंगे। इसका जो पहले वाले का जो क्षेत्रफल है वो हमने A1 मान लिया, तो समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे के लिए जब R2 निकालेंगे तो क्या निकले, बोलो रो L बटे A2। दोनों समीकरण हमारे समझ में आए आपको। अगर आप 2/1 कर दो या 1/2 कर दो, अगर आप 1/2 करोगे तो आपको जनरेशन मिल जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। R1 बटे R2 बराबर आपका आ जाएगा A2 बटे A1। इसका ट्राई ऐसे निकलता है। हमने शॉर्ट में ही आपको समझाने की कोशिश की, तो शॉर्ट में ही समझना है आपको, ठीक। तो जब लंबाई को नियत मान के चलते हैं तो क्षेत्रफल क्या, जब लंबाई को नियत मान के चलते हैं, प्रतिरोध के लिए जो फार्मूला निकलता है वो निकलता है R1 बटे R2 बराबर A2 बटे A1। अब मानो अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा कह रहे हैं, R1 बटे R2 बराबर, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बोलो पाई, बोलो पाई स्क्वायर होता है। तार होगा इसका, जो ये वाला हिस्सा होगा वो वृत्ताकार तो होगा, तो उसका फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। इसकी लगा दिया हमने पाई R2 स्क्वायर, इसमें लगा दिया हमने पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, तो क्या मिलेगा, बोलो R1 बटे R2 बराबर मिलेगा आपको R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, जहाँ R1 R2 क्या है, त्रिज्या। अब हमने क्षेत्रफल को नियत माना, दूसरी शर्त में हमने माना क्षेत्रफल को, देखिए अब हमने A को कांस्टेंट माना। A को नियत मानने का मतलब समझ आया क्या, A को नियत मानने का मतलब है कि दो तार हैं, क्षेत्रफल बराबर है लेकिन एक लंबा एक, ये कंडीशन है। क्षेत्रफल को नियत मानने का मतलब ये है कि इतना एरिया इस तार का है और इतना ही एरिया इस तार का होगा, लेकिन ये तार कैसा है आपका, क्षेत्रफल भाई बराबर ही है, तो थोड़ी कम ज़्यादा बन गए हो, एक की लंबाई ज़्यादा एक की लंबाई कम है, तब क्षेत्रफल तो डायरेक्ट कैसे निकले। देखिए आर का फार्मूला क्या होता है, बोलो रो L बटे, पहले समझो इसका पूरा विस्तार से। अगर पहले तार के लिए बात करेंगे तो क्या मिलेगा, R1 बराबर रो, या L1 लिख सकते हैं, लेकिन एक स्थान पे यही रहेगा, क्योंकि एक स्थान पे तो क्यों रहेगा ये, क्योंकि हमने क्षेत्रफल को कांस्टेंट मान लिया, क्षेत्रफल में कोई छेड़खानी नहीं है। अब यदि R2 की बात करें तो R2 बराबर क्या मिलेगा, रो, R2 बराबर रो L2 बटे, समीकरण दो। अब 1/2 कर दो, आप क्या बटे 2 कर दो, अगर आप 1/2 करोगे तो सीधा सीधा फार्मूला निकलेगा बच्चों, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2, करके देख लेना बेटे। अब मान लो इतनी लंबी प्रक्रिया में नहीं करनी है, शॉर्ट में लगाना है। ना नहीं वही समझा रहे हैं, करके देखो ये आएगा। अब मान लो लंबी प्रक्रिया नहीं करनी, शॉर्ट करना, समझो कौन चीज नियत है, ए नियत। सब लोग गौर समझो, ए नियत यानी कि जे नियत है और आपका ये तो ऑलरेडी नियत है। नियत हटेंगे तो निशान अनुक्रमानुपाती का आएगा, तो यहाँ से रिलेशन निकलेगा आर अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती में बिल्कुल सीधा सीधा। अनुक्रमानुपाती में अगर हम लिखेंगे R1 बटे R2, तो R1 के सामने क्या लिखा जाएगा, L1, और R2 सामने क्या लिखा जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। जब लंबाई और क्षेत्रफल, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को परिवर्तित करती है। अच्छा बात बताओ, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को परिवर्तित करते हैं तो कांस्टेंट कौन सी चीज है, रो तो कांस्टेंट रहेगा, उसको आयतन कांस्टेंट, क्या मेरा सुनो, ये मार्कर दिखाई दे रहे हैं, मान लो कितने ग्राम का ऐसा बताओ। अच्छा द्रव्यमान से कुछ ना कुछ तो होगा, अब तुम जगह और लंबू कर दो, लेकिन द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, चाहे तो लंबू कर दो, तो क्या नहीं मिला मैंने, द्रव्यमान नहीं यानी कि उसका आयतन है। जब लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को परिवर्तित कर दिया, इसका मतलब हो गया उसका जो आयतन है वो क्या है, बोलो भाई, कठिन बात है। इसका मतलब ये है, पहले तार आपका जे था, पहले तार आपका जे था, इसी को हमने पतला बना दिया, खींच के पतला बना दिया। तो मुझे एक बात समझाओ,
तो इसको खींच के पतला बनाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि एक तो लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, और क्षेत्रफल कम हो रहा है तो प्रतिरोध हो रहा है। दोनों परिस्थितियों में प्रतिरोध बढ़। अब यदि मान लो देखो प्रतिरोध 4 है, कितना है 4, इसका कितना होगा ये डायरेक्ट भी लगाएंगे, थोड़ा समझिए। इसकी लंबाई को हमने क्या मान लिया L1, क्षेत्रफल क्या मान लिया इसका हमने A1, प्रतिरोध क्या मान लिया इसका हमने, इसकी लंबाई हमने मान ली L2। फिर ये बोलो क्षेत्रफल क्या मान लिया मैंने, क्षेत्रफल हमने A1 A2 मान लिया, और प्रतिरोध क्या मान लिया हमने। पहले वाले तार का लंबाई L1, क्षेत्रफल लंबाई L1, क्षेत्रफल A1 और प्रतिरोध R1, इस तरह से हमने। पहले वाले तार के लिए सूत्र बताओ। अच्छा कौन चीज कांस्टेंट है बोलो भाई, आयतन कांस्टेंट है, यानी इसका जो आयतन पहले होगा वही बाद में होगा। तो V1 बराबर क्या V2 लिख सकते हैं, और बिल्कुल लिख सकते हैं। आयतन का फार्मूला क्या होता है A × L, यदि क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा कर दो तो आयतन निकल आता है। देखो खड़ो कर दो ऐसे था बिलन को, बिलन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर है। चलो खड़ो करो, लंबाई क्या है L1, ये क्या इसका A, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर है ना तुमने, पाई आर स्क्वायर A का काम करेगा, ऐसे काम L1 करेगा, तो इसका A1 L1 नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकलेगा इसका क्या निकलेगा, पहले वाले का निकलेगा A1 L1, दूसरे वाले बोलो क्या निकलेगा A2। ये रिलेशन मिल गया, आवश्यकता अनुसार इसको यूज कर देंगे, ठीक, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी। अब यदि पहले तार की बात करें प्रतिरोध की, तो R1 बराबर क्या होगा बोलो, रो L1 बटे समीकरण मान सकते हैं, रो नहीं बदलेगा, पदार्थ वही है ना। R2 बराबर क्या मान सकते हैं, रो L2 बटे समीकरण कितना हो गया, दो हो गया आपका। डायरेक्ट मेथड भी है इसका, शॉर्ट कट पहले लॉन्ग हो गया, 2 बटे 1 कर दो, R2 बटे R1 करो, बोलो क्या निकलेगा 1 बटे 2 कर लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना। ये बोलो क्या आप कर रो L2 बटे A2। अब ये बोलो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका A1 रो इंटू L1, रो से रो कैंसिल आउट। इस चीज को ऐसा देखो L2 बटे L1 लिख लें, बोलो भाई L2 बटे, और यहाँ क्या लिखना है A1 बटे। अब A1 बटे A2 का मान निकाल लो यहाँ से, निकाल लें, बोलो यहाँ से क्या निकलेगा मान A1 बटे A2 का, A1 बटे A2 का मान निकालेंगे तो निकलेगा L2 बटे, यहाँ रख दो आप, बोलो क्या निकलेगा L2 बटे L1 इंटू बोलो L2 बटे, तो क्या सा लिख सकते हैं लोगों L2 बटे L1 का, तो ये आपका सूत्र निकल गया है, बहुत ब्यूटीफुल फार्मूला निकल गया है। R2 बटे R1 बराबर फार्मूला आया है L2 बटे L1 का, यानी जब आप क्षेत्रफल और लंबाई दोनों में परिवर्तन करोगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा R2। V बराबर क्या होगा, V बराबर होता है A इंटू कौन चीज कांस्टेंट है इसमें बोलो भाई, आयतन कांस्टेंट माना है। एक सूत्र होता है R का, R बराबर होता है रो, R बराबर फार्मूला होता है रो L अपॉन A। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि यहाँ की तरफ A का मान निकालें इस वाले सूत्र से, बोलो क्या मिलेगा, A बराबर मिलेगा V बटे, क्या इसमें रख सकते हैं, बोलो भाई रख सकते हैं। तो R बराबर हो गया रो, L को L रखो, A का मान क्या रख दिया हमने V बटे L, चला जाएगा ऊपर, बोलो भाई चला जाएगा तो क्या मिलेगा L स्क्वायर बटे B मिलेगा। और आपने कितनी जगह कांस्टेंट है, 2 है, एक तो आपका आयतन भी कांस्टेंट माना है और क्या माना है रो भी कांस्टेंट माना है। जब कांस्टेंट हटाओ तो निशान किसका लगेगा, तो लगेगा 100%। तो R L स्क्वायर की मान पाती है, यहाँ से बनाओ फार्मूला, तो जब यहाँ से फार्मूला बनाएंगे हम तो वो क्या बनेगा, तो ये नहीं बनेगा, बोलो R1 बटे R2 बराबर बोलो L1 बटे L2 का, देखिए भाई ये निकाला मैंने, देखो सेम निकला है, ऐसे उतर लंबाई को n गुना कर रहे हैं, लंबाई को n गुना करने पर प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा इस बात की व्याख्या करनी, ठीक है। तो जब लंबाई घटाई या बढ़ाई जाए तो याद रखो कौन चीज कांस्टेंट है, तो आयतन बराबर कांस्टेंट है, V बराबर नियत रहेगा, V का फार्मूला क्या होता है n टू, आगे बात समझो, R बराबर क्या होता है रो L बटे A,
यहाँ से मान निकाल लो किसका, ए का। ए बराबर क्या निकलेगा, वी बटे एल। आर बराबर रो एल, ए का मान हुआ वी बटे एल, ऊपर चला जाएगा। आर बराबर रो एल स्क्वायर बटे बी हुआ। ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ भी कांस्टेंट है, तो निशान लगेगा अनुप्रमाणपाती का, आर यानी एल स्क्वायर। संबंध आया प्रतिरोध और लंबाई में आर अनुप्रमाणपाती एल स्क्वायर। तो यहाँ से सूत्र बना दो, क्या बनेगा फार्मूला, फार्मूला बनेगा R1 बटे R2 बराबर निकलेगा L1 बटे L2 का। समझिए लंबाई कितनी होनी है भाई, यानी पहले लंबाई L है तो बाद में कितनी हो गई, NL हो गई। स्क्वायर कर दें, कट जाएगा, दो लोग क्या मिलेगा, R1 बटे R2 बराबर 1 बटे N स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाइड यदि हम कर दें, R2 बराबर क्या निकलेगा, N स्क्वायर। तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा भाई, N स्क्वायर गुना हो जाएगा। थोड़ा सवाल अगर हम बोलते हैं, सुनो भाई, कि चालक तार की लंबाई 4 गुनी कर दें, कितनी गुनी कर दें, प्रतिरोध 4 चौकों 16 गुना। अगर लंबाई 3 गुनी तो प्रतिरोध, लंबाई 5 गुनी प्रतिरोध